सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका परमाणु बम बनाने में सफल हो गया और ये तय हो गया कि बम जापान पर गिराया जाएगा, तब एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। मीटिंग का मसौदा ये था कि बम जापान के किस शहर पर गिराया जाएगा। 4 शहरों की लिस्ट तैयार हुई: हिरोशिमा, कोकुरा, क्योटो और निगाता। पहला बम हिरोशिमा पर गिराया जाएगा, ये तय हो गया था। लेकिन जब दूसरे शहर की बात आई, अमेरिका के तत्कालीन युद्ध मंत्री स्टिम्सन अड़ गए। बोले क्योटो को लिस्ट से हटा दिया जाए। पूछा गया क्यों, तो स्टिम्सन बोले मैं नहीं चाहता क्योटो बर्बाद हो, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के साथ वहाँ हनीमून मनाया था। इसके बाद अंत में लिस्ट में से क्योटो को हटाकर नागासाकी को जोड़ दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास की सर्च लाइट जब भी जापान पर फोकस करेगी, आपको दिखाई देंगे हिरोशिमा और नागासाकी। एटॉमिक बम का विध्वंस, हज़ारों की मौत और एक ऐसी तबाही जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह हालांकि केवल एक पक्ष है। इस पक्ष में जापान एक विक्टिम दिखाई देता है, जो सही भी है। लेकिन फिर इतिहास की इसी किताब का एक और चैप्टर भी है। इस दूसरे चैप्टर में कहानी है इंसानों पर हुए जैविक हथियारों के एक्सपेरिमेंट की, हज़ारों औरतों की जिनके साथ रेप किया गया और जिन्हें नाम दिया गया कंफर्ट वुमेन। इतिहास के इस चैप्टर में एक सफ़ा भारत का भी है। कहानी है भारत के लोगों की जिन्हें जीते जी समंदर में डुबो दिया गया। जापानी इतिहास के इस हिस्से में जापान विक्टिम नहीं, आक्रांता है। सवाल ये कि हिरोशिमा, नागासाकी की तरह जापान के बच्चे क्या अपने इस इतिहास से वाकिफ़ हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के रोल के बारे में जापान के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। अमेरिकी इतिहासकार स्टीफन ई एम्ब्रोज लिखते हैं, विश्व युद्ध के बारे में जापान के बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो कुछ ऐसे दर्शाया जाता है, एक दिन बिना किसी कारण के अमेरिकियों ने हमारे ऊपर बम बरसाने शुरू कर दिए। साल 2013 की एक BBC रिपोर्ट के अनुसार जापान की स्कूली किताबों में 1937 से 1945 तक का इतिहास महज 17 पन्नों में समेट दिया गया है। नानजिंग नरसंहार की एक घटना है जिसे जापानी फौज ने अंजाम दिया। इसके बारे में जापानी स्कूली किताबों में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। ये लाइन कुछ बताने के लिए नहीं लिखी गई है, इसमें छुपा लिया गया है क्रूरता का एक भयानक दौर। असली में नानजिंग में क्या हुआ था, आपको बताते हैं। साल 1910 जापान ने कोरिया पर हमला कर अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया। कोरिया उस समय तक साउथ और नॉर्थ में नहीं बटा हुआ था। कोरिया के बाद जापान का मन और बढ़ा। आने वाले समय में उसने चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस समेत कई एशियाई देशों पर कब्जा किया। जापानी सैनिकों के हमले का एक पैटर्न होता था। वे जिस भी शहर में घुसते वहां नरसंहार मचाते हुए जाते थे। वे किसी को कैद करके रखना पसंद नहीं करते थे, इससे उनके ऊपर बोझ पड़ता था। कैद करने के बजाय वे उनका सिर काट दिया करते थे। वे महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। इस पैटर्न में एक बड़ा मोड़ दिसंबर 1937 में आया। उस समय जापान चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था। शंघाई को जीतने के बाद जापान का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। 13 दिसंबर को जापानी सैनिक नानजिंग में घुसे। वहाँ कुछ गिनती के चीनी सैनिक ही बचे थे। उन्हें मारने के बाद जापानियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया। अगले 6 हफ्तों तक भीषण नरसंहार चला। इसमें 3 लाख से अधिक बेगुनाह लोगों की हत्या की गई। जापानी यही नहीं रुके, उन्होंने नानजिंग में लगभग 80,000 महिलाओं का रेप किया। द वर्ल्ड्स ब्लडीएस्ट हिस्ट्री नामक किताब में जोसेफ कमिंस ने सेना के साथ चल रहे एक जापानी पत्रकार के हवाले से लिखा, नानजिंग में जापान के तेज़ी से आगे बढ़ने की एक वजह है। दरअसल वरिष्ठ अधिकारियों ने सैनिकों को लूट और बलात्कार की खुली छूट दे रखी है। उसी समय जेम्स मैकैलम नाम का एक मिशनरी भी नानजिंग में मौजूद था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपने जीवन में ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी। रेप रेप रेप। उस समय नानजिंग में हर रोज़ 1000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार हो रहा था। नानजिंग की घटना पूरी दुनिया में फैल गई। जापान के तत्कालीन सम्राट हिरोहितो को अपनी इमेज की चिंता सताने लगी। उनके आदेश का मजमून था, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मात्रा का ख्याल रखो। सम्राट ने आदेश दिया कि सैनिकों के लिए कंफर्ट स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाए। कंफर्ट स्टेशन यानी ऐसे अड्डे जो सैनिकों की सेक्स की चाह की पूर्ति के लिए बनाए गए थे। यहाँ किडनैप कर लाई गई लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था। नानजिंग की घटना के बाद कंफर्ट स्टेशंस की संख्या अचानक से बढ़ गई। महिलाओं की कमी होने लगी। ऐसे में जापानियों ने नया रास्ता निकाला। वे अपने नियंत्रण वाले इलाकों से नाबालिग बच्चियों का अपहरण करने लगे।
जापानियों ने गांव में अपने एजेंट्स छोड़ रखे थे जो नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को लाते और फिर उनसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाते थे। उनके निशाने पर अक्सर गरीब परिवार की लड़कियां होती। वे गरीबी के चंगुल से निकलने की कोशिश में एक दूसरे जाल में फंस जाती थीं। कंफर्ट स्टेशंस में काम करने वाली महिलाओं को नाम दिया गया कंफर्ट वुमेन। ये सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा। अगस्त 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। जापान को हारकर आत्मसमर्पण करना पड़ा, तब जाकर कंफर्ट स्टेशंस बंद हो पाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 2007 में एपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट की माने तो कुछ कंफर्ट स्टेशन जापानियों की हार के बाद भी चल रहे थे। उन्हें अमेरिकी सैनिकों के लिए खुला रखा गया था। आखिरकार जनरल डगलस मैकार्थर के आदेश के बाद 1946 में ये सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा जापानी स्कूली किताबों में जिस चीज़ का जिक्र नहीं होता वो है यूनिट 731। क्या है ये, इसे भी जानते हैं। ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौर की। चीन के हरबिन शहर का एक छोटा सा जिला था पिंगफान। 1938 वाले साल में इस शहर में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हुई। बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने शहर में एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया, करीब 150 इमारतें, रेलवे की पटरियाँ, एयरफील्ड, पावर हाउस, लाश जलाने की भट्टी, जानवरों के लिए बाड़ा। कंपाउंड क्या समझिए कि शहर के भीतर एक और शहर बसाया गया था। इस विशाल कंपाउंड के बाहर बोर्ड लगा था क्वोंतंग आर्मी की पानी आपूर्ति और महामारी बचाव यूनिट। पानी आपूर्ति की यूनिट में इतनी सुरक्षा। क्वोंतंग आर्मी यानी साम्राज्यवादी जापान की सेना का सबसे विशाल धड़ा। उन दिनों चीन के मंचूरिया इलाके पर जापान का कब्जा था। ऐसे में जापानी सेना की चीन के शहर में मौजूदगी कोई सरप्राइज नहीं थी। हैरानी की वजह कुछ और थी। क्या थी? ये कि साफ पानी की आपूर्ति के लिए बनाए गए कंपाउंड के चारों तरफ किलेनुमा दीवार क्यों बनाई गई? दीवार भी ऐसी वैसी नहीं, चारों तरफ खाई खुदी हुई जिनके किनारे हाई वोल्टेज वाले बिजली के तार लगे थे। ऐसा क्या हो रहा था उस कंपाउंड में जिसकी सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम किया गया था? इस सवाल का जवाब छुपा था कंपाउंड के भीतर बनी 2 इमारतों में, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8। ये दोनों ब्लॉक्स बहुत सीक्रेटली बनाए गए थे। सीक्रेटली इसलिए ताकि इन दोनों इमारतों के भीतर जो कुछ होता है वो बाहर ना आने पाए। क्या होता था इन इमारतों में? ये इमारतें जापान के कुख्यात यूनिट 731 की प्रयोगशालाएं थीं। यहाँ वो जैविक हथियार बनाते और फिर इंसानों पर उनका परीक्षण करते। महामारी बनाने की प्रयोगशाला यूनिट 731 एंथ्रेक्स, हैजा और प्लेग जैसे जीवाणुओं का बड़े स्तर पर उत्पादन करती, फिर उनके असर का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी कैद में बंद लोगों को उन जीवाणुओं से संक्रमित करती। ऐसे ही इंसानी प्रयोगों के सहारे जापान की यूनिट 731 ने तैयार किए क्ले बॉम्ब, जिनके अंदर भरा होता था ऑक्सीजन और प्लेग ग्रसित पिस्सू। हर एक बम में करीब 30,000 प्लेग ग्रसित पिस्सू। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जापानी हवाई जहाज इन बमों को चीन के गांव पर फेंक आते। वहां इन बमों में बंद संक्रमित पिस्सू न केवल महामारी फैलाते बल्कि पानी और ज़मीन भी संक्रमित करते। चीनियों को मारने के ऐसे और कई तरीके थे यूनिट 731 के पास। मसलन पिंगफान स्थित उनका वो कंपाउंड जहां करीब 30 लाख चूहे पाले गए थे। उन चूहों को प्लेग ग्रस्त करके चीन के गाँव में छोड़ दिया जाता। लोगों को प्रेशर चैम्बर में कैद किया जाता। उन पर प्रयोग होता कि कितना प्रेशर देने से इंसान की आंखें ढक्कन की तरह बाहर निकल आती हैं। कोई बीमारी इंसान के अंगों पर कैसा असर करती है ये देखने के लिए पहले उसे संक्रमित किया जाता, फिर उसके जीते जी उसके अंग निकाल लिए जाते। कभी किसी अंग को शरीर में कहीं और जोड़ दिया जाता, कभी महिला कैदियों के साथ बलात्कार कर उन्हें जबरन प्रेग्नेंट किया जाता, फिर उन महिलाओं को सिफिलिस जैसी बीमारियों से संक्रमित किया जाता ताकि रिसर्च हो सके कि ऐसी बीमारियां माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है या नहीं। यूनिट 731 के प्रयोगों ने लाखों निर्दोष चीनी नागरिकों को तड़पा तड़पा कर मारा। उनकी फैलाई महामारियों ने लाखों चीनी नागरिकों की जान ली। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी कई बरसों तक ये बीमारियां चीन में लोगों की जान लेती रहीं। जापान की इस बर्बरता का दंश सिर्फ चीन और कोरिया ने ही नहीं, भारत ने भी झेला। साल 1945 की बात है। अंडमान पर जापानी फौज का कब्जा था। 1945 आते आते अंडमान में अनाज की कमी होने लगी थी। सेना के लिए अनाज कम पड़ने लगा तो जापानियों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने करीब 500 से 1500 लोगों को एक नाव में बिठाया और उन्हें दक्षिणी अंडमान के लिए रवाना कर दिया। उनसे कहा गया वहाँ जाकर वो खेती करें और आराम से रहें। इसके बाद उन्हें हेवलॉक नाम के एक द्वीप तक ले जाया गया। जब ये लोग अंडमान से 70 किलोमीटर की दूरी पर थे, इन्हें समुद्र में कूदने के लिए कहा गया। जो नहीं माने उन्हें तलवार और बंदूक से मारकर समुद्र में डाल दिया गया। कुल 250 लोग तैरकर किनारे तक पहुंचे, बाकी डूबकर मर गए। जो बचे वो भी भूख और प्यास से मारे गए।
4 दिन बाद इनमें से एक आदमी वापस लौटने में सफल हुआ। उसने वापस आकर पूरी कहानी बताई। इसके बाद भी जापानी सेना का अत्याचार लगातार जारी रहा। उन्होंने 900 लोगों को एक दूसरे द्वीप पर ले जाकर पेड़ से बांध दिया। इन पर गोलियां चलाई गईं और बाद में उन पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जला डाला। नरसंहार की इन घटनाओं के अलावा गांव सड़कों पर हजारों लोग मारे गए। 1942 में अंडमान की जनसंख्या 40,000 के करीब थी और जब तक जापानी शासन खत्म हुआ इनमें से सिर्फ 10,000 बचे थे, यानी 30,000 लोगों को 3 सालों में मार डाला गया था। ये जापानी बर्बरता के उदाहरण हैं। जापान ने पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान 30 से 90 लाख लोगों की हत्याएं की। इनमें नरसंहार की घटनाएं भी शामिल हैं। नाज़ियों ने यूरोप में जो किया था कुछ वैसा ही जापान ने एशिया में किया। नाज़ियों का इतिहास जर्मनी के स्कूलों में डिटेल में पढ़ाया जाता है। जापान में क्या होता है ये भी जानते हैं। सबसे पहले जापान के स्कूली सिस्टम को थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। जापान के स्कूलों में सभी बच्चे एक ही किताब नहीं पढ़ते, इसलिए आप कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर पैदा हुए और किस दशक में। जापानी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं वो प्राइवेट कंपनियों की होती हैं, यानी एनसीईआरटी की तरह एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक काम करती है, किताबों में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं ये सरकार तय करती है। इसके बाद जो किताबें अप्रूव होती हैं स्कूल उन्हें अपने हिसाब से चुन सकते हैं। चूंकि क्या छपेगा ये सरकार तय करती है, इसलिए अधिकतर कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को किताबों से हटा दिया जाता है। और कॉन्ट्रोवर्शियल में सिर्फ नानजिंग नरसंहार जैसी घटनाएं ही नहीं आती। जापानी साम्राज्य राज सत्ता को किसी भी तरह से नेगेटिव टोन में दिखाने से बचा जाता है। जापान की सरकार युद्ध अपराधों को आधिकारिक रूप से नकारती नहीं है, लेकिन जो नकारते उन्हें भी रोका नहीं जाता। मसलन जर्मनी समेत यूरोप के 17 देशों में हॉलोकॉस्ट को झूठ बताने पर सजा का प्रावधान है। जापान में ऐसा क्यों है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण है। जर्मनी और इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सत्ता को पूरी तरह बदल दिया गया ताकि पुरानी फासिस्ट व्यवस्था ना लौट सके। इसके बरक्स जापान में सम्राट हिरोहितो से ताकतें छीन ली गईं, लेकिन एक फिगरहेड की तरह ही सही उन्हें बरकरार रखा गया। इसके चलते जापान में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके कई तार पुरानी राज सत्ता से जुड़े रहे। जापान के कई लोग आज भी सम्राट के प्रति निष्ठा रखते हैं और जापानी साम्राज्य पर शर्म के बजाय फक्र महसूस करते हैं। जापान में एक और चीज़ भी हुई। 1945 से लेकर 1952 तक जापान पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। इस दौरान कई युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चले, लेकिन अधिकतर उच्च अधिकारी छूट गए। समय समय पर जापान ने अपने कृत्यों के लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन खुले दिल से नहीं, ना ही कभी न्याय देने की कोशिश की। मसलन 1965 में जापान ने साउथ कोरिया से माफ़ी मांगी, लेकिन जापान की बहुसंख्यक जनता जापानी सेना की करतूतों से अनजान ही रही। हमने कंफर्ट वुमेन के बारे में बताया था। कई जापानी नेता आज भी कंफर्ट स्टेशंस का इतिहास नहीं मानते। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में कहकर सनसनी फैला दी थी कि कंफर्ट स्टेशंस में महिलाएं अपनी मर्जी से गई थीं, उन्हें किसी ने वहां जाने के लिए मजबूर नहीं किया था। इस बयान के बाद भारी बवाल मचा। आबे को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ये मानसिकता स्कूली किताबों को लेकर भी है। जुलाई 1955 की बात है। कोरिया युद्ध के खात्मे के 2 साल बाद जापान की संसद में इतिहास की किताबों का मुद्दा उठा। इनमें से कुछ किताबों में जापानी सैनिकों की करतूतें बयान थीं। जापानी संसद ने उल्टा इन किताबों की निंदा की। क्यों? इसके लिए तर्क दिया गया इन किताबों से कम्युनिस्ट देशों को फ़ायदा मिलेगा, कम्युनिस्ट इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए करेंगे। जापान का इशारा चीन की तरफ था, इसलिए नानजिंग नरसंहार जैसी घटनाएं जिन किताबों में दर्ज थी उन्हें रेड टेक्स्ट बुक का नाम दे दिया गया। ये सब कोल्ड वॉर का नतीजा था। जापान अमेरिकी गुट का हिस्सा था, इसलिए फैसला हुआ कि स्कूली किताबों में 1930 और 1940 के दशक की निंदा नहीं होगी। नतीजा हुआ कि जापानी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 1/4 किताबें बैन कर दी गईं। एक बैन से बचने के लिए लेखक या तो इस पीरियड के बारे में लिखते ही नहीं या सिर्फ एक समरी लिखकर फारिग हो जाते हैं। जापानी टेक्स्ट बुक्स का ये विवाद सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। जापान का पड़ोसी देश है साउथ कोरिया, दोनों कई मामलों में एक जैसे हैं। पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था एक जैसी है। दोनों के दोस्त और दुश्मन भी एक ही हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया से दोनों की तनातनी है, जबकि अमेरिका से दोनों की दोस्ती है। इसके बावजूद दोनों देशों में तनाव बना रहता है। कई बार दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर लड़ते हैं। क्यों? मसला वही है, दोनों देशों का इतिहास और उसे स्वीकार करने से कतराता जापान। साल 2012 की बात है। कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसला ये कि जिन कोरियाई नागरिकों ने जापान के लिए काम किया था, जिन्हें ज़बरदस्ती काम कराया गया था, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर जापान कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया। दरअसल 1965 में जब दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जापान ने मुआवजे के तौर पर $2 बिलियन चुकाए थे। अगर जापान से दोबारा मुआवजे की मांग की जाती तो 1965 का समझौता खटाई में पड़ जाता। लिहाजा मुद्दा बातचीत से सुलझा लिया गया, लेकिन तनाव बरकरार रहा। एक और उदाहरण देखिए।
कोरिया में जापानी दूतावास के पास हर साल 8 जनवरी को कुछ महिलाएं इकट्ठा होती हैं। ये वही कंफर्ट वुमेन हैं जिनके साथ जापानी फौज ने रेप किया था, जो जिंदा हैं। वो साल 1992 से हर साल जापानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करती हैं और जापान से आधिकारिक माफ़ी की मांग को दोहराती हैं। इसके बरक्स यूरोप में आप देखेंगे कि जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जबकि वर्ल्ड वॉर के दौरान ये कट्टर दुश्मन थे। इन देशों के बीच दोस्ती की एक बड़ी वजह ये थी कि जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुहिम चली। जर्मनी की सरकार और जनता ने वर्ल्ड वॉर की जिम्मेदारियों को स्वीकारा, अपने इस इतिहास से मुंह नहीं मोड़ा, बाकायदा इसे अपनी स्कूली टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया। जर्मनी के स्कूलों में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, इस बारे में किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।